स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना क्लास 11th का दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इसमें आज अपन को पढ़ना है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके पहले अपन ने कल की क्लास में जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके बारे में और साथ में जो पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति है या दोहरा जो व्यवहार है ना, यानी कि तरंग के जैसा और कण के जैसा, ठीक है ना, तरंग के जैसा है और कण के जैसा है, तो ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन को पढ़ना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो जो द्रव और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक बर्नर हाइजेनबर्ग, पूरा नाम है इनका बर्नर हाइजेनबर्ग, ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। यानी कि इन्होंने बताया, जो हाइजेनबर्ग हैं, ठीक है ना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि क्या है, द्रव और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप, है ना, जो व्यवहार उन्होंने देखा उसके अनुसार उन्होंने एक जो जर्मन के भौतिक विज्ञानी थे बर्नर हाइजेनबर्ग, है ना, तो 1927 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे क्या है, अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो सही स्थिति है और इसका जो सही वेग है वो निर्धारण करना असंभव है। यानी कि उसका ठीक ठीक अपन एक ही समय पे इलेक्ट्रॉन का स्थिति और उसका जो वेग है वो अपन निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित एक उन्होंने सूत्र भी दिया था, है ना, सूत्र है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी छोटा है या बराबर है एच अपॉन 4 पाई से। ठीक है, तो ये क्या, ये फॉर्मूला होता है या जो सिद्धांत है अनिश्चितता का उसका गणितीय रूप है ये, है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, है ना, छोटा है या बराबर है एच अपॉन 4 पाई से। ठीक है ना, एच अपॉन 4 पाई, यानी कि ये जो वैल्यू है या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है ना, एच अपॉन 4 पाई से। तो इसका ये गणितीय रूप है। इसको दूसरे प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम बी, यानी कि पी बराबर एम बी होता है। पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है, जो कि क्या है, संवेग है। तो पी के स्थान पे अपन एम बी लिख सकते हैं। तो वहीं पे, है ना, पी की जगह पे क्या है, यहाँ पे एम बी लिखा हुआ है, यह चपन 4 पाई, है ना। तो ये दूसरा रूप ले लेगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी एक्स, ठीक है ना, छोटा या बराबर एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्मूला बन जाता है, जहाँ पे डेल्टा एक्स है ये कण की स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाता है और जो डेल्टा पी है ये संवेग में अनिश्चितता को दर्शाता है। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। यदि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात है ना, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कम, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता डेल्टा एक्स अधिक होगी। मतलब एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी और दूसरी कम होगी, है ना, तो पहली वैल्यू क्या है, अधिक हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही है ना, यानी कि डेल्टा बी क्या है, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है डेल्टा एक्स वो अधिक, है ना, ज्ञात नहीं होगी। डेल्टा एक्स अधिक हो जाएगा, इस स्थिति में क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो अपन को ज्ञात नहीं हो पाएगी। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग पर कुछ भौतिक माप लिए जाए तो उसके परिणाम हमेशा अस्पष्ट होंगे, यानी कि जो परिणाम मिलेंगे वो अपन को स्पष्ट नहीं मिलेंगे। अनिश्चय सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा, है ना, समझा जा सकता है। जैसे कि मीटर की किसी अचिह्नित पैमाने के किसी कागज की मोटाई मापने के लिए, है ना, आपस कहा जाता है, तब प्राप्त परिणाम सही नहीं होंगे। मान के चलिए एक मीटर दिया गया है और इसमें क्या पैमाना अंकित नहीं है, ठीक है, एक मीटर है और किसी अनिश्चित पैमाने, इस पे पैमाना अंकित नहीं है, और बोले कि अपन को कागज, जो कागज होता है बिल्कुल पतला, इसकी अपन को मोटाई मापना है, ठीक है ना, तो इस मीटर के द्वारा अपन इसकी मोटाई क्या है, माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मोटाई मापने के लिए आपसे कहा जाता है, तब परिणाम क्या है, अपन को सही प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि कागज़ की जो मोटाई है को सही सही मापने के लिए आपको कागज़ की
है ना मोटाई से कम इकाई वाला है ना चिह्नित उपकरण उपयोग करना होगा। यानी कि जो कागज़ इतना पतला है तो उतना ही अपन को छोटा क्या है उपकरण चाहिए, और उसमें क्या है पैमाना अंकित हो, तभी उसकी मोटाई आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आपको एक ऐसे पैमाने की आवश्यकता होगी जिसका अंशांकन इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे मात्रकों में हो। इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इसे प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा प्रदीप्त करना होगा। प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होना चाहिए, परंतु ऐसे प्रकाश के फोटोन को बहुत अधिक है ना ऊर्जा की जो क्या है बहुत अधिक होगी। ऐसे प्रकाश का उच्च संवेग p बराबर h अपॉन लैम्डा वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसकी जो ऊर्जा है वो परिवर्तित कर देगा। इसलिए इस प्रक्रिया से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो ठीक ठीक निर्धारित कर लेंगे, परंतु टकराने की प्रक्रिया के पश्चात हमें उसके वेग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। इसके बाद है इसका महत्व क्या है, तो हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता का नियम है एक महत्वपूर्ण है ना नियम है। यह नियम निष्क्रिय मतलब निश्चित मार्ग, ये जो नियम है ये निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है। किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति एवं वेग से निर्धारित किया जाता है। यदि हमें किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति और वेग उस समय क्षण कार्य पर कर रहे बलों की जानकारी हो तो यह अपन बता सकते हैं है ना। इस तरीके से इसका ये महत्व है। जो हाइजेनबर्ग है अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। ठीक है, जो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। स्थिर पिंड यानी कि जो बड़े पिंड हैं है ना उसके लिए क्या है अति न्यून होता है। उदाहरण से इसे समझा जा सकता है, यदि 1 मिलीग्राम यानी 10⁻⁻6 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत लागू किया जा सकता है, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एच अपॉन 4 पाई m है ना। तो इसमें तो अपन लागू कर सकते हैं। प्राप्त डेल्टा वी और डेल्टा एक्स का मान अत्यंत कम एवं नगण्य है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों या उससे बड़े पिंडों के लिए विचार करते समय संबद्ध है ना अनिश्चितताएं किसी वास्तविक परिणाम की नहीं होती हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन के समान है ना सूक्ष्म पिंड के लिए प्राप्त मान काफ़ी अधिक होता है। ऐसी अनिश्चितताएं वास्तविक परिणाम की होती हैं। ठीक है, तो इसका कुछ गणितीय परिणाम ये दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यह अनिश्चितता इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन को है ना बोर कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की सम्मत अवधारणा को अप्रामाणिक साबित कर सके। अतः इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग के परिशुद्ध कथन को प्रायिकता कथन से प्रतिस्थापित करना होगा, जो इलेक्ट्रॉन दिए गए स्थान एवं संवेग पर रखता है ना। जो बोर मॉडल में बताया गया था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें चक्कर लगाते हैं, लेकिन आधुनिक खोजों से अपन के पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं ये आपके कक्षक में होते हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, पहले आपको ये सेल मिलेंगे यानी कि ये कक्षाएं मिलेंगी, और एक कक्षा में क्या है आपको एक पूरा घर यानी कि जो SPD है SPD और FA मिलेंगे है ना। और उसी में क्या है ये क्या है उनके आकार भी होते हैं है ना। S क्या होता है गोलाकार होता है, जो P होता है आपका ये डम्बल नुमा होता है इस तरीके से है ना। जो D है ना ये डबल डम्बल नुमा होता है। ठीक है, इस तरीके से इनके क्या है आकार होते हैं, और इनकी जो होती है जैसे एस है ना, तो एस को अपन इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है ना, जो पी है तो पी में 3 होते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये क्या है ये होते हैं आपके ऑर्बिटल कक्षा, इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइजेनबर्ग के बारे में है ना, जो बर्नर हाइजेनबर्ग इनके बारे में कुछ जानकारी है। बर्नर हाइजेनबर्ग है ना म्यूनिख विश्वविद्यालय से सन 1923 में भौतिकी में इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने तब 1 वर्ष मैक्स बॉर्न के साथ म्यूनिख में तथा 3 वर्ष को पेन हेरान में
नील बोर के साथ उन्होंने कार्य किया था। और सन 1927 से 1941 तक लीपसिप में भौतिकी के प्रोफेसर रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे परमाणु बम पर है ना जर्मन अनुसंधान के प्रभारी भी थे। युद्ध के बाद उन्हें ग्वेटिंजन ग्वेटिंग ग्वाटिंगजन में भौतिकी के मैक्स प्लांक संस्थान का निर्देशक है ना नामित किया गया। वे एक जाने माने पर्वतारोही थे। ठीक है ना, वो क्या है, एक पर्वतारोही थे। और सन 1900 है ना 32 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देंगे है ना बोर मॉडल की विफलता के कारण। जो बोर मॉडल है वो क्यों विफल हो गया, क्यों मतलब उसकी जो असफल है, ताकि क्या कारण है ना। तो अब जो बोर मॉडल की विफलता का कारण है आप समझ सकते हैं कि बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं किया गया। इस पथ को पूरी तरह है ना तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग दोनों एक साथ ज्ञात हों। और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है न केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है बल्कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, तो ये इसकी असफलता के कारण थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एक परमाणु जो हाइड्रोजन होता है ना, उस तरीके के एक परमाणुओं के लिए था ये, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने बताया ये कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आया तो इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन की जो सही स्थिति और जो वेग है ये क्या है एक साथ अपन नहीं बता सकते हैं। इसके बाद आता है आपका परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। ठीक है, इनके माध्यम से अपन इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का अपन पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में कहाँ होते हैं। और वो भी क्या है, एक प्रायिकता शब्द का इस्तेमाल करेंगे इनके लिए, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अपन प्रायिकता शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे होने की संभावना है। जो परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है वो न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित है ना चिर संबंधी यांत्रिकी द्वारा स्थूल पदार्थों जैसे कि गिरते हुए पत्थर, चक्कर लगाते हुए ग्रहों आदि जिनका व्यवहार कण जैसा होता है को गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है। किंतु जब इसे अति सूक्ष्म कणों, ठीक है ना, इनको क्या है अति सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन अणुओं परमाणुओं पर लागू किया जाता है तो यह क्या है, ये विफल हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि चिरसम्मत यांत्रिकी द्रव्य रूप से अपरमाणु कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना और अनिश्चितता नियम की उपेक्षा करती है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को अपन क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है ना, तो क्वांटम यांत्रिकी में क्या होता है, द्रव्य का जो पदार्थ होता है उसके दोहरा व्यवहार मानकर उसका चलते हैं। और इसी से आगे क्या है, ये क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स ये क्या है विकसित हुई। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। यह ऐसी वस्तुओं की है ना गति के नियमों को निश्चित करता है जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुओं जिनके लिए तरंगीय गुण अति न्यून होते हैं पर लागू किया जा सकता है। जब चिरसम्मत यांत्रिकी के परिणामों जैसे कि परिणाम प्राप्त होते हैं, है ना। तो सन 1926 में बर्नर हाइजेनबर्ग, सन 1926 में है ना दो साइंटिस्ट थे, एक तो ये हाइजेनबर्ग और दूसरे है एर्विन श्रोडिंगर। ठीक है, एर्विन क्या है, श्रोडिंगर द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया गया। यहाँ पर हम श्रोडिंगर द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिकी पर चर्चा करेंगे, है ना। तो जो साइंटिस्ट श्रोडिंगर थे, है ना, इन्होंने ही क्या है क्वांटम संख्याएं दी थी, है ना, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है वो श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके लिए उन्हें सन 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह समीकरण जो डी ब्रोगली द्वारा बताया गया पदार्थ के कण और तरंग
वाले दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखता है, काफी जटिल है। इसका हल करने के लिए उच्च गणित का परिपक्व ज्ञान होना आवश्यक है। इस समीकरण को विभिन्न निकायों पर लागू करने के बाद प्राप्त हलों के बारे में आप, है ना, आगे की बड़ी जो कक्षाएं होती है उसमें आप पढ़ेंगे। यानी कि जब कॉलेज में जाओगे तब आपको इस श्रोडिंगर जो इक्वेशन है, समीकरण है, पूर्णतः आपको पढ़ने को मिलेगी। ऐसे निकाय जैसे एक परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती के लिए श्रोडिंगर समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये साई का चिन्ह है, एच साई, है ना, बराबर में ई साई। एच साई बराबर में ई साई, ये क्या है, ये श्रोडिंगर का, है ना, समीकरण है। काय के लिए है, ये एक परमाणु या अणु जिनकी ऊर्जा क्या है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, उसके लिए ये श्रोडिंगर समीकरण है। जहाँ पे एच क्या है, एक गणितीय संकारक है, ऑपरेटर है, जिसे हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। और श्रोडिंगर ने बताया कि निकाय की जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारक को कैसे लिखा जा सकता है। किसी निकाय की जो कुल ऊर्जा है उसके अपारमाणविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है। ठीक है ना। और इसी समीकरण के जो हल से है अपन को ई और साई के मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो नीचे जो समीकरण है इसको जैसे ही अपन हल करेंगे तो अपन को ई के और साई के मान प्राप्त हो जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु और श्रोडिंगर समीकरण। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु और श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु और श्रोडिंगर समीकरण। जब श्रोडिंगर समीकरण का को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है तब उससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन साई प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ये तरंग फलन है, एक क्वांटित ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इन्हें तीन क्वांटम संख्याओं, ठीक है ना, जिनको अपन मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं अपन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको अपन स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ये तीन जो चार क्वांटम संख्याएं होती हैं, इनमें से जो तीन क्वांटम संख्याएं हैं इस श्रोडिंगर के समीकरण के द्वारा निकाली गई थी। और जो चौथी क्वांटम संख्या है वो क्या है, वो श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं है, उसको क्या है ना, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। और वो क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को के चक्रण को वो दर्शाती है ये। ठीक है ना, तो जो तीन जो क्वांटम संख्याएं हैं आपकी इस श्रोडिंगर के समीकरण से निकाली गई थी, है ना, जिसमें पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इनके बारे में अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे केवल नाम दिए गए हैं। है ना, निर्दिष्ट किया जाता है जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो इसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। तरंग फलन एक गणितीय फलन है और जिसका मान है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉन निकाय कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाय कहलाते हैं। अब अपन थोड़ी, है ना, जो श्रोडिंगर है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। है ना, श्रोडिंगर के बारे में जानकारी, एरविन श्रोडिंगर। तो एरविन श्रोडिंगर है, ये ऑस्ट्रिया, है ना, एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया, वहाँ के ये भौतिक वैज्ञानिक थे। और सन 1910 में, है ना, सैद्धांतिक भौतिकी में वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। प्लांक के कहने पर इन्होंने 1927 में इन्होंने, है ना,
बर्लिन विश्वविद्यालय, ठीक है, बर्लिन विश्वविद्यालय में प्लांक के बाद कार्यभार संभाला। सन 1933 में हिटलर और नाजी की नीतियों के, है ना, विरोध करने के कारण बर्लिन छोड़कर सन 1936 में वापस ऑस्ट्रिया लौट गए। ऑस्ट्रिया पर जर्मनी के आक्रमण के बाद जब उन्हें आचार्य के पद से हटा दिया गया, तब वे आयरलैंड यानी कि डबलिन चले गए, जहां वे 17 साल तक रहे और सन 1933 में उन्हें पीएएम डिराक के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एक परमाणु में किसी बिंदु पर, है ना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। कोई परमाणु है, ठीक है, और किसी बिंदु पर यदि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है, ठीक है ना, वो क्या है, साई स्क्वायर के समानुपाती होती है ये। इलेक्ट्रॉन परमाणु, जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक, है ना, प्रिडिक्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उन कुछ घटनाओं को भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल के द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सके। श्रोडिंगर जो समीकरण है वो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू करने पर प्रायः कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण, है ना, एग्जैक्ट हल नहीं दिया जा सकता था। इस कठिनाई को सन्निकटन विधि के द्वारा, है ना, दूर किया गया। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के जो कक्षक हैं हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इनमें मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है। फलतः कक्षकों, जो कक्षक होते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं। आप आगे के उपखंडों, मतलब इनमें अपन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षों की जो ऊर्जाएं हैं, यानी कि एन और एल, है ना, क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती हैं, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षों की ऊर्जा केवल एन क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। अब इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जो अगली क्लास है उसमें अपन जो परमाणु के क्वांटम, है ना, परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल के कुछ लक्षण दिए गए यहाँ पे, ये अपन पढ़ेंगे। और साथ में ही फिर अपन पढ़ेंगे जो परमाणु कक्षक हैं और क्वांटम संख्या, जो चारों क्वांटम संख्या है, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास में अपन इसके जो लक्षण है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की और साथ में जो कक्षक है ना, और जो क्वांटम संख्या है, उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा, है ना, रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, परमाणु कक्षों की आकृतियाँ भी दी गई हैं, है ना। तो ये सब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे, है ना, समाप्त होती है। नमस्कार।